मैं पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सामान्य परिचय के बारे में। और जब भी हम भारतीय साक्ष्य कानून के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य कानून है इसका नाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका शीर्षक या संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका जवाब ये है कि हमारे भारतीय साक्ष्य कानून को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगला पॉइंट, ये साक्ष्य कानून यानी कि एविडेंस लॉ होता क्या है, क्या दिया होता है इसमें, इसका काम क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि न्यायालय में किसी भी मामले में जो एविडेंस संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने वाला कानून साक्ष्य कानून कहलाता है। यानी कि न्यायालय में किसी भी केस में एविडेंस रिलेटेड प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कानून एविडेंस लॉ कहा जाता है। जैसे किसी भी मामले में किन तथ्यों को साबित किया जाएगा, किन तथ्यों को साबित नहीं किया जाएगा, किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कौन गवाही दे सकेगा, कौन गवाही नहीं दे सकेगा, किस मामले में कौन सा एविडेंस पेश किया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो एविडेंस संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वो एविडेंस कानून द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसलिए कहा जाता है कि न्यायालय में मुकदमे में साक्ष्य संबंधी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कानून साक्ष्य कानून कहलाता है। अगला पॉइंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ड्राफ्ट किसने किया था। तो इसका जवाब ये है, सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन ने हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप तैयार किया था। यानी कि सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन ने ही हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार किया था। अगला पॉइंट, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम क्रमांक। तो इसका उत्तर है कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर है 1 वर्ष 1872। हिंदी में इसको बोलते हैं 1872 का अधिनियम क्रमांक या अधिनियम संख्यांक 1। यानी कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर कितना है, 1 और वर्ष 1872। अगला पॉइंट, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सहमति कब प्राप्त हुई। तो सहमति प्राप्त हुई थी 15 मार्च 1872 को। यानी कि इस तारीख को हमारा जो एविडेंस कानून है वो अधिनियम बन गया था। और सहमति किसने दी थी, सहमति दी थी गवर्नर जनरल ने, क्योंकि 1872 में राष्ट्रपति नहीं होते थे, गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर जनरल ही उस समय सहमति प्रदान करते थे। तो हमारे साक्ष्य कानून को 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल ने सहमति दी। यानी कि इस तारीख को हमारा जो साक्ष्य कानून है इसने अधिनियम का रूप ले लिया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था, यानी कि फोर्स में कब आया था, फोर्स में आया 1 सितंबर 1872 को। क्लियर। तो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर है 1 1872। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सहमति कब मिली, 15 मार्च 1872 को। और हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब देखते हैं हम प्रयोज्यता। प्रयोज्यता का मतलब कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो देखिए, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। संपूर्ण भारत में क्या जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी लागू होता है, बिल्कुल। 31 अक्टूबर 2019 से हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। लद्दाख क्षेत्र में भी लागू होता है और जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो सेना न्यायालय होते हैं उन पर भी लागू होता है। लेकिन हाँ, कुछ सेना न्यायालय अपवाद हैं। कुछ सेना न्यायालय ऐसे हैं जिन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी सेना न्यायालयों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। कौन से सेना न्यायालय ऐसे हैं जिन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, आर्मी एक्ट,
और आपका नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इसके अलावा इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इसके अलावा एयरफोर्स एक्ट, ये 4 कानून हैं। इन कानूनों के तहत जो न्यायालय गठित होते हैं उन न्यायालयों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी सीधे न्यायालयों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। केवल ये 4 कानून ऐसे हैं जिनके तहत जो सीधे न्यायालय गठित होते हैं उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। बाकी सभी सीधे न्यायालय पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है और सीधे न्यायालय पर भी लागू होता है। बस कुछ सीधे न्यायालय अपवाद हैं। 20 सीधे न्यायालय जो इन कानूनों के तहत गठित होते हैं उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट नंबर 6। अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है, यानी कि अप्रयोज्यता के बारे में, इन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों यानी कि एफिडेविट पर लागू नहीं होता है। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें भी लागू नहीं होता है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पर लागू नहीं होता है और मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाइयाँ होती हैं उन पर भी लागू नहीं होता है। मध्यस्थ मतलब आर्बिट्रेटर। अगला पॉइंट नंबर 7। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण नहीं माना जाता। ये संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ये मत समझिएगा कि एविडेंस संबंधी सारे प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही दे रखे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बाहर अन्य अधिनियम, अन्य कानून में भी साक्ष्य संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये दिखाया है, देखो ये कुछ प्रावधान हैं अन्य कानूनों के, अन्य अधिनियम के प्रावधान हैं। देखिए, सेक्शन 16 क्लॉज 3 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान है, इसमें भी एविडेंस संबंधी प्रावधान है। आपका लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18 और सेक्शन 19 इसमें भी एविडेंस संबंधी प्रावधान है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में भी साक्ष्य संबंधी प्रावधान है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17, 49 और 50 में भी एविडेंस संबंधी प्रावधान है। तो कहने का मतलब ये है कि एविडेंस संबंधी जितने भी कायदे कानून हैं, जितने भी प्रावधान हैं, वो सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बाहर अन्य कानून में भी आपको एविडेंस संबंधी प्रावधान यानी कि साक्ष्य संबंधी प्रावधान आपको मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण नहीं है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 8। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव रखता है। भूतलक्षी का मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रावधान 1 जून 2020 को बना। 1 जून 2020 को कोई प्रावधान बना, ठीक है। अब इस प्रावधान को हमें लागू करना है, तो जरूरी नहीं है कि इस डेट से आने वाली अगली तारीख से ही आप इस प्रावधान को लागू करें, ठीक है। आप बैक डेट से भी आप लागू कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1 जनवरी 2020 से अगर इस प्रावधान को लागू करना चाहें तो क्या हम लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रावधान मान लो जिस तारीख को बना है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो प्रावधान आने वाली अगली तारीख से लागू हो। आप बैक डेट से भी आप उस प्रावधान को लागू कर सकते हैं, ठीक है। मान लो प्रावधान बना है इस तारीख को, ठीक है, और हम लागू करना चाहते हैं बैक डेट से, तो बिल्कुल हम लागू कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट भूतलक्षी प्रभाव रखता है, यानी कि
इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान को हम बैक डेट से लागू कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का क्या मतलब है? देखिए, लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम। लॉ ऑफ फोरम हिंदी में इसको बोलते हैं न्यायालयाधिकृत विधि। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, न्यायालयाधिकृत विधि है। इसका मतलब यह है कि आपका मुकदमा जहां चल रहा है वहां पर कौन सा एविडेंस कानून लागू है, तो जो एविडेंस कानून लागू है वही एविडेंस कानून आपके मामले में लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे तुम्हारे बीच एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ भारत में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मुकदमा चला वो चला अमेरिका में, तो उस मामले में अमेरिका का एविडेंस कानून लागू होगा, भारत का एविडेंस कानून लागू नहीं होगा। मतलब जिस फोरम में मुकदमा चल रहा है वहाँ पर कौन सा एविडेंस कानून लागू है, जो एविडेंस कानून लागू है उस मामले में वही एविडेंस कानून लागू होगा। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ फोरम है। ये जो प्रिंसिपल है इसको बेंगामन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रिंसिपल इस केस में स्थापित किया गया था। वेन वर्सेस व्हाइट रावन फर्नेंस जंक्शन रेलवे 1850 का मामला है, हाउस ऑफ लॉर्ड का। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक कानून है। प्रक्रियात्मक कानून मतलब देखिए, जो लॉ है, जो कानून है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका सारभूत कानून सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा आपका प्रक्रियात्मक कानून प्रोसीजरल लॉ। सारभूत कानून वे कानून होते हैं जो कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते हैं। जैसे आपका आईपीसी है, जैसे का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका टीपीए है, ये सभी सारभूत कानून हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा है आपका प्रक्रियात्मक कानून। प्रक्रियात्मक कानून वे कानून होते हैं जिसका न्यायालय कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में पालन करते हैं। जैसे आपका सीपीसी है, सीआरपीसी है, आपका एविडेंस है, ये आपके प्रक्रियात्मक कानून हैं। तो एविडेंस हमारा कैसा कानून है? एविडेंस हमारा प्रक्रियात्मक कानून है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सारभूत कानून है या प्रक्रियात्मक कानून है, तो आप कहिएगा ये प्रक्रियात्मक कानून है। ठीक, अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट 11वां। देखिए, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंग्रेजी साक्ष्य कानून से 3 सिद्धांतों को अपनाया गया है, लिया गया है। पहला आपका देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केवल 2 ही तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। एक आपका विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है और एक आपका सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। अन्य किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यानी कि साक्ष्य को इन दो तथ्यों तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सीमित कर दिया गया है। अगला दूसरा सिद्धांत, सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य यानी कि बेस्ट एविडेंस ही दिया जाना चाहिए। अगर प्राइमरी एविडेंस मौजूद है तो प्राइमरी एविडेंस ही आपको पेश करना होगा, सेकेंडरी एविडेंस नहीं चलेगा। ठीक, तीसरा सिद्धांत ये है कि जो अंशुत साक्ष्य होता है, यानी कि जो सुना सुनाया जो साक्ष्य होता है वो सामान्यतः एविडेंस में नहीं चलेगा। ठीक है, सामान्यता नहीं चलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली अंशुत साक्ष्य को साक्ष्य में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत हैं जो कि अंग्रेजी साक्ष्य कानून से हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाए गए हैं। तो ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर था जो कि ख़त्म हो गया। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।